चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, बेसिकली हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कशन करते टाइम हमने यहाँ पे जो है बेसिकली ड्यूअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी जैसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिटेल में कवर कर लिया है। अभी इसी सीक्वेंस का और एक पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती तो नहीं है, लेकिन हमें आइडिया होनी चाहिए इससे रिलेटेड, या फिर डायरेक्टली इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए। दैट इज एक्सरेज। एक्सरेज, अभी एक्सरे मतलब क्या होता है? देखो, बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे या फिर ऑप्टिक्स में जब वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये बात बोली थी कि बेसिकली क्या होता है, वेव के दो टाइप होते हैं। एक है मैकेनिकल वेव, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इन दोनों वेव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मैकेनिकल वेव यानी ऐसा वेव जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोपागेशन। अब उसके एग्जांपल क्या है कि जैसे साउंड वेव है, हमें एक दूसरे के साथ बातें करना है, इंटरेक्ट करना है, तो जो सोर्स है, यानी मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, आप अगर क्लासरूम में बैठे होते तो आप तक आवाज आती, बिकॉज हमारे बिटवीन वहां पे एयर का या फिर कुछ ना कुछ मटेरियल मीडियम एग्जिस्ट होता। लेकिन अगर यहां पे डिस्कशन करेंगे, हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, एक मिनट, अनम्यूट किया था, ठीक है, चलो, थोड़ा इमरजेंसी कॉल आ गया था। तो ये मैं डिस्कस कर रहा था कि बेसिकली जो वेव्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में दो टाइप के, एक मैकेनिकल है, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैकेनिकल की कंडीशन ये है कि उनको प्रोपागेट होने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जिसके दो टाइप है, एक लॉन्जिट्यूडनल है, दूसरा ट्रांसवर्स है। लॉन्जिट्यूडनल का एग्जांपल है साउंड वेव, मतलब हम बोलते हैं, हम सुनाई देते हैं, इसका मतलब यह है कि अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम जो बोला जा रहा है सराउंडिंग में उसको सुन सकते हैं। सेम पार्ट अगर अपन मून पे जाके ऑब्जर्व करेंगे तो मून में बड़बड़ करने के बाद सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उस साउंड वेव को मीडियम में से प्रोपागेट होने के लिए जो मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। सेम वे, अगर स्टिल वाटर है, शांत पानी है, उसमें अगर हमने कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, स्टोन डाल दिया, तो क्या होता है, जिस पॉइंट पे स्टोन गिरा था वहां से एक डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है, अप एंड डाउन वाला, और वो एंड तक क्या करता है, प्रोपागेट होता है। तो इस टाइप के वेव को अपन बोलते हैं एज ए ट्रांसवर्स वेव। अगेन वो मैकेनिकल वेव की टाइप है, यानी कि वहां पे अगर वाटर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो वो वेव प्रोपागेट नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब इस टॉपिक में, इस पॉइंट में जो हम बात करेंगे वो एक्सरे की होने वाली है, और ये एक्सरे जो है ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये अलग ही टाइप की वेव है कि जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मीडियम में से पास होते टाइम इनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब मटेरियल मीडियम है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दौड़ेगा, ठीक है। और जो भी है, हर बार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर या फिर वैक्यूम से ट्रैवल करते हैं विथ स्पीड विच इज गिवन बाय C इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन मैक्सवेल ने बोला था, इसको भी अपन पहले देख चुके हैं, एंड जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो भी स्पेक्ट्रम होता है, ऑप्टिक्स पे हमने देखा था कि बेसिकली होता है विबजर, यानी हमें जो दिखते हैं वो लाइट, उससे ज्यादा की वेवलेंथ है उसको बोला जाता है इंफ्रारेड, उससे कम वाली वेवलेंथ है उसको बोला जाता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट, और अल्ट्रा वायलेट से अगर किसी की वेवलेंथ कम है तो वो होते हैं एक्सरे, एक्सरे से भी अगर वेवलेंथ कम है तो वो होते हैं गामा रेडिएशंस, एंड ये इंफ्रारेड से ज्यादा अगर चाहिए तो यहाँ पे जो है हम माइक्रोवेव, एंड माइक्रोवेव के बाद में यहाँ पे रेडियो वेव, इस तरह से ये वेरियस स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है इनसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखी है ये एरो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ती जा रही है, कौन, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ वहां पे बढ़ती जा रही है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी मतलब क्या होगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये बातें अभी प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देख चुके हैं। इसका मतलब विक्जर से ज्यादा एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट से और ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरे है, एंड सबसे भयानक एनर्जेटिक कौन है, गामा रेडिएशन से, जो लास्ट टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, उसमें इमिट होते। बाकी जो रेडियो वेव है या फिर जो माइक्रोवेव है या फिर इंफ्रारेड है, इनकी वेवलेंथ इतनी हाई होती है कि वहां पे इनकी एनर्जी कंसिडरेबल ही नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम जिन एक्सरे की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम से बिलोंग करते हैं। यानी कि क्या है, इन शॉर्ट एक्सरे मतलब वेव ही है,
क्या है एक्सरे मतलब? वेव है। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मटेरियल मीडियम में से प्रोपागेट होने के लिए किसी भी रिक्वायरमेंट मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मटेरियल मीडियम है तो भी प्रोपागेट होगा, मटेरियल मीडियम नहीं है तो भी प्रोपागेट होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन से भी और ज्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है। और वो मीडियम में से प्रोपागेट होता है विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो अब ये एक्सरे जो है इस स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता है, ये तो हमें मालूम हो गया। लेकिन ये एक्सरे आया कहां से, कब मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ? इससे रिलेटेड आपको वो स्टोरी मालूम होगी कि बेसिकली ये जो एक्सरेज है जो हम पढ़ रहे हैं, ये इन्वेंटेड बाय, डिस्कवर्ड बाय, इनको सबसे पहले फाइंड किया था विल्हेम रोंटगेन। किसने? विल्हेम रोंटगेन। विल्हेम रोंटगेन जर्मन फिजिसिस्ट है। और विल्हेम रोंटगेन ने सबसे पहले अराउंड 1887 के आसपास इस एक्सरे को डिस्कवर किया था। तो ये एक्सरे के डिस्कवरी से पहले की कंडीशन ये थी, देखो कि अगर कोई पेशेंट है, इमरजेंसी में एडमिट हो रहा है, आपको मालूम है हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी मतलब कैजुअलिटी मतलब मैक्सिमम क्या होता है, जिनका एक्सीडेंट हो चुका है वो पेशेंट्स वहां पे आते हैं। तो ये एक्सरेज के इन्वेंशंस के पहले एक्सरे अगर मालूम नहीं था, तो कोई पेशेंट आ गया, सपोज उसका पैर टूट गया और उसको ऑपरेट करना है, तो तब के टाइम में कुछ मतलब टेक्नोलॉजी थी नहीं कि एक्चुअल ब्रेक कहाँ पे हुआ है, कितना ब्रेक हुआ है, टैबलेट से कवर होगा, रॉड डालना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। तो तब क्या करते होंगे मालूम नहीं है, अपन ऐसे प्रेडिक्ट करें, तब क्या करते होंगे, पूरा काटते होंगे, सिस्टम बाहर निकालते होंगे, फिर ऑब्जर्व करते होंगे, फिर रॉड डाला, स्क्रू है ना, स्क्रू ड्राइवर, वो टूल्स बिल्स सब फिटिंग कर दी, ग्रीसिंग विसिंग ऑयलिंग विलिंग कर दी, अंदर डाल दिया, पूरी स्ट्रेचिंग कर दी। मतलब इतने से जो मतलब ब्रेक हुआ था उसके लिए पूरा पैर फाड़ के निकाल के फिर से मतलब वहां पे स्ट्रेचिंग कर दी। ऐसी प्रोसेस होती होगी हर एक ऑपरेशन में, हर एक मतलब जब भी हमारा क्या बोलते हैं उसको बोन स्ट्रक्चर ब्रेक होगा होता होगा उस टाइप की केस में। लेकिन जैसे ये एक्सरे की डिस्कवरी होगी, किसने की है? रॉन्टगेन ने। कैसे की थी? ऐसी स्टोरी उसकी कि वो घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप ये था कि उसको एक्सरे के बारे में मालूम नहीं था, उसको जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होने वाले अल्फा बीटा गामा रेडिएशन देखने थे, उनको ऑब्जर्व करना था। और उसको मतलब ऐसे रेडिएशंस ऑब्जर्व करते टाइम क्या हुआ कि वो बहुत परेशान हो गया, उसको कोई भी रीडिंग नहीं मिली, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, और रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसकी वाइफ जो है उसको कॉफी लेके आ गई, ये तान घेऊ नका कॉफी पेन जुकुल रहा म्हणून। ठीक है। और उसी बिटवीन क्या हुआ कि ये टेंशन में बैठा था और उसका जो मतलब पार्टिकल्स इमिट करने का जो भी सोर्स था उसके सामने उसकी वाइफ जाके खड़ी हो गई, तो उसने देखा कि स्क्रीन के ऊपर उसकी वाइफ का जो भी स्केलेटन था, मतलब पहले हाथ का दिखा था, पूरा स्केलेटन है, जो बोन स्ट्रक्चर है वो वहां पे दिख रहा था। तो इसको समझ में आ गया कि जो रिक्वायर्ड था वो तो इमिट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग टाइप के रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, और उनको बोला गया था एज ए एक्स रेडिएशन, जो रोंटगेन ने डिस्कवर किए थे। ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी के सिर्फ बोन स्ट्रक्चर से ट्रांसमिट नहीं होते हैं, बाकी पूरे बॉडी से वो क्या होते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, इसलिए बोन स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। जो भी डेंटिस्ट होती है उनकी पूरी लाईफ मतलब पेशंट आल्यापासून पेशंट गेल्यापर्यंत म्हणजे वर नाही घरी जाईपर्यंत पूरी जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक्सरे के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो माउथ के अंदर तो घुस के नहीं देख सकते ना, तो वो क्या करते हैं, गेला पेशेंट पहले कि काढ़ा एक्सरे, है ना, उनका खुद का ही सेटअप होता है, तो वहां पे एक्सरे निकलता है, बाकी सारी चीजें निकलती है। और मैं जैसे मतलब अपन किसी के प्रोफेशन के बारे में नहीं बोल रहे, ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे ये बोलना है कि ये सारी जो मेडिकल फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फिजिक्स ने दिया हुआ है, इसलिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे आप एमबीबीएस मेडिकल के स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही होता है कि वो सोचते हैं कि क्यों पढ़े इतना फिजिक्स, क्यों आना चाहिए, है ना, 100 110 आगे सफिशिएंट है। ऐसा नहीं बेटा, आपके पूरे एमबीबीएस में जितने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो सारे के सारे आपको फिजिक्स की देन है, तो उनको ऑपरेट करना कैसे, समझना कैसे, ये सारा सिलेबस वहां पे होता है ऑलरेडी, और वो सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स को ऑप्शन नहीं है, इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे इतना उतना आपका कोई भी ग्रेजुएशन करो वो थोड़ा सा आपको सिंपल लगेगा। ठीक है। तो ये विल्हेम रोंटगेन ने यहाँ पे प्रोड्यूस किए थे, ये हो गई बाकी की इंफॉर्मेशन। अब पॉइंट के ऊपर आते हैं, एक्चुअली ये एक्सरे मतलब क्या है। एक्सरे मतलब क्या है, ये है रिवर्स और कॉन्वर्स फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था उसके एग्जैक्टली अपोजिट ये फिनोमिनन है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, जो लोग थे
उनको मालूम है, जो नहीं थे रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करता हूं वहां से क्लियर कर लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, और वहां पे कुछ इफेक्ट हो रहा है। यानी होता क्या है देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल का सरफेस है, उस मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट होती है मतलब फोटोन इंसिडेंट होता है। वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होकर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। यहाँ पे उसके एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस होगी, अपोजिट प्रोसेस होगी। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होगा, एंड इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होके फोटोन को इमिट करेगा। अब ये कैसे होगा, फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, फिर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ये तो प्रोसेस आइंस्टाइन ने समझाई थी, इसलिए अच्छे से समझ में आ गई थी। अभी एक्सरे का मैकेनिज्म तो उल्टा ही हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल होता है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज की जाती है उसको बोला जाता है कुलिज ट्यूब। कौन सी ट्यूब, कुलिज ट्यूब, COO है वो। और एक कुलिज ट्यूब में क्या होता है, कुछ इस तरह का सेटअप होता है। ये एक ग्लास चेंबर है जिसमें वैक्यूम प्लेस किया है, और इस वैक्यूम में हम क्या करते हैं, डायग्राम लेस भरी है, ठीक है, इतनी भारी डायग्राम आपको मतलब आदत नहीं है ना उसकी। ठीक है, अब भारी है। तो इस एक ग्लास मतलब एक ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम है। तो इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली एक यहाँ पे एक फिलामेंट रखते हैं, जो फिलामेंट क्या करेगी, यहाँ पे गर्म हो जाएगी, इसको अपन हीट प्रोवाइड करेंगे। एंड इसको हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, इसको हीट प्रोवाइड करने से इसको हीट प्रोवाइड करने से ये इलेक्ट्रॉन को यहां से इमिट करेगा। ठीक है, यहां से हम वाटर को सेंड करते हैं, इसको टी बोला जाता है। टी का मतलब टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको अपन क्या करते हैं, से बैटरी का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है देखो, यहाँ पे ये कुलिज ट्यूब है, इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, एक्चुअल मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है। देखो यहाँ पे जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड करेंगे इस फिलामेंट को, इस फिलामेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। जैसे हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में देखा था, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन की गन है, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगी। अब इमिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रेवल करेंगे, इसको हमने पॉजिटिव सप्लाई दे रखा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के क्या करेंगे, ये टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर जाके बम्बार्ड होंगे। अब कंडीशन क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले क्यों, उसके लिए वही बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो चल रहा था वही है कि क्या होता है, एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं। उसमें हाईएस्ट मतलब आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वैलेंस शेल, उसमें एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको और एनर्जी मिल गई, फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एटम से फ्री होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उस फ्री इलेक्ट्रॉन को और थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करके एक्साइट कर दिया। एक्साइटमेंट में इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, इस फिलामेंट को छोड़ के जंप करके बाहर आ गए। अब आके वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड होने वाले हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस टारगेट न्यूक्लियस के अंदर जाना है, जाना ही पड़ेगा, हमने अरेंजमेंट ही वैसे करके रखी है। तो इस इलेक्ट्रॉन को टारगेट न्यूक्लियस के अंदर अगर जाना है, तो एक कंडीशन होती है, इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैं बोलता हूं कि ऑर्बिट में वापस आना है, बोर ने भी बोला था थर्ड पोस्टुलेट में, एक्साइट होने वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे ऑर्बिट में आते टाइम, वापस आते टाइम बाहेरची एनर्जी घेऊन घरात येता येत नाही, उसको बाहर लिबरेट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। वही केस यहाँ पे होती है कि ये एक्साइट होने वाले के लिए जो एक्स्ट्रा की एनर्जी मिली थी ये इसको छोड़नी पड़ती है। एंड ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस एनर्जी को लाइट के फॉर्म में मतलब फोटोन के फॉर्म में यानी कि एक्सरे के फॉर्म में इमिट कर देते हैं। एंड इस तरह से यहाँ पे फोटोन का यानी एक्सरे का इमिशन होता है, प्रोडक्शन होता है। यानी देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हो रहा था, ऐसे लाइट गिरती थी, इलेक्ट्रॉन निकलते थे, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आके गिर रहे हैं और उस तरह से मतलब वहां से फोटोन निकल रहे हैं। तो इसको बोला जाता है कुलिज ट्यूब, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इतनी सिंपल प्रोसेस है एक्सरे को प्रोड्यूस करने की। अब होता क्या है देखो, अगर यहाँ पे जो एक्सरे निकलेंगे, अगर उनको अपन ध्यान से देखेंगे एंड
उस हर एक एक्सरे की वेवलेंथ अगेंस्ट इंटेंसिटी, इस तरह का ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे वेवलेंथ अगेंस्ट इंटेंसिटी, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ है। इससे कम मतलब वेवलेंथ अगर होगी तो वहां पे एक्सरे का इमिशन पॉसिबल नहीं होता है। और इसके बियॉन्ड क्या होता है, इस तरह के ये बैल के शिंग हमें दिखते हैं, मतलब ये एक्सरे की वेवलेंथ बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है पीक, कभी कभी क्या होता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ट्रिमेंडसली बढ़ती है, बाकी केस में क्या हो रहा है ग्रेजुअली बढ़ रही है इंटेंसिटी विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, लेकिन कभी कभी कुछ पॉइंट पे क्या होता है ये ट्रिमेंडसली बढ़ जाती है। तो जो पीक आपको दिख रहे हैं के अल्फा एंड के बीटा, क्या ये के अल्फा एंड के बीटा मतलब कि पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी एकदम हाईएस्ट बन गई, इनको बोला जाता है एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, ठीक है। एंड इसको छोड़ के जो ऐसा सरल सादा सरल बेचारा गरीब ग्राफ दिखता है उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्सरेज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज एंड कंटिन्यूअस एक्सरेज, जो सादे सरल गरीब है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं वो कंटिन्यूअस है, उनका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जो ऐसे बीच बीच में पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उड़ा मार रहे हैं, बैल की शिंग की तरह वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो ये एक्सरे के बेसिकली दो टाइप होते हैं, टाइप मतलब कुछ अलग है नहीं, बस एक कंडीशन होती है कि कोई भी एलिमेंट जब भी एक्सरे इमिट कर रहा है एक पर्टिकुलर केस पे एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो एकदम इंटेंसिटी बढ़ा मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला एक्सरे इमिट कर देता है, वो बन गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एंड नॉर्मली क्या होता है जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती है वैसी इंटेंसिटी उसकी ग्रेजुअली चेंज होती है स्टेप बाय स्टेप, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो यहाँ पे हुआ क्या देखो, जो एक्सरे इमिट हुआ उसकी वेवलेंथ अपन कैलकुलेट करने के लिए लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये आया कहां से, वही E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू का मतलब सी बाय लैम्बडा, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा यानी लैम्बडा इक्वल टू एच सी बाय ई। बट यहाँ पे E एनर्जी जो है वो हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज की थी बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल, इसलिए एक्सरे के प्रोडक्शन में कैपिटल E इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल e इंटू वी। अगर ये पुट कर देंगे तो लैम्बडा क्या मिलेगा हमें, लैम्बडा मिलेगा एच सी अपॉन ई इंटू वी। ये एक्सप्रेशन है वेवलेंथ के लिए, और इस केस में ये वेवलेंथ क्या होती है मिनिमम होती है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है वो हम क्या कर सकते हैं, जीरो भी अप्लाई कर सकते हैं वी भी अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाइड पोटेंशियल जीरो है तब की केस में जो उसको एक्सेलरेट करने के लिए एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, क्योंकि E इक्वल्स टू ई इंटू जीरो है एंड ये मिनिमम एनर्जी जीरो रहेगी। जब ये V है तब की केस में एनर्जी मैक्सिमम रहेगी एंड ये मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी E इंटू वी। अब हमें मालूम है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, इसलिए यहाँ पे जो वेवलेंथ दिख रही है, यहाँ पे जो वेवलेंथ दिख रही है वो मिनिमम है एंड मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, ये बनेगी एच सी बाय जीरो यानी इंफिनिटी, ये बनेगी मैक्सिमम वेवलेंथ। मतलब एनर्जी यहाँ पे जीरो है मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम बन गई, ठीक है। तो एक्सरे जब भी प्रोड्यूस होंगे उसकी जो वैल्यू है ये मिनिमम टू मैक्सिमम इसके इन बिटवीन वैरी होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। अब आएंगे पॉइंट के ऊपर कि कंटिन्यूअस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, इसका एक्चुअल मतलब क्या है एंड वो किस केस में कैसे प्रोड्यूस होते हैं। कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्या कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एकदम सिंपल प्रोसेस है। देखो वही जो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर घुसना है, जैसे बाहर आने के लिए एनर्जी गेन करनी पड़ती है खाना पड़ता है, वैसे अंदर घुसने के लिए एनर्जी इमिट करनी पड़ती है, लिबरेट करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी का एग्जॉस्ट होना चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन अंदर घुसता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो कूलिंग ट्यूब में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन आ गया और मेटल में घुस गया टारगेट न्यूक्लियस में, अब घुसने के बाद क्या होगा, आगे कौन है टारगेट न्यूक्लियस है, मतलब एक मेटल है, उसके अंदर क्या है एटम से, एटम को छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो वो क्या करता है उस एटम के साथ, एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ नंबर ऑफ टाइम्स कोलाइड होता है, कौन, वही इलेक्ट्रॉन जो हम यहां से एक्सेलरेट कर रहे थे। और इस कोलिजन की प्रोसेस में, इस कोलिजन की प्रोसेस में वो क्या करता है, हर एक कोलिजन में उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती है एंड कम होने वाली काइनेटिक एनर्जी वो क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इमिट करता है।
इसलिए पहला कोलिजन हो गया, थोड़ी एनर्जी इमिट, दूसरा कोलिजन हो गया, थोड़ी एनर्जी इमिट, तीसरा कोलिजन हो गया, थोड़ी और एनर्जी इमिट, फिर वो जाके शांत होता है। एंड इस तरह से जो रेज इमिट होते हैं उनको बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्स रेज। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये लिख के नहीं देने वाला हूं। होता क्या है देखो, कि जो एक्सेलरेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी ट्रेमेंडसली हाई थी। अब वो न्यूक्लियस में घुस रहा है, घुसने के बाद क्या होगा, वो आएगा, जैसे मेटेरियल्स अर्थ के ऊपर आके गिरते हैं, कोलाइड होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, कोलाइड होगा, किसके साथ, एटम के साथ। कोलिजन में उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। उस कम होने वाले काइनेटिक एनर्जी को वो लाइट में कन्वर्ट करेगा, इमिट कर देगा, छोड़ देगा, निकल जा। उसके बाद आगे जाएगा, फिर और एक कोलिजन, फिर एनर्जी को निकाल देगा, आगे जाएगा और एक कोलिजन, फिर एनर्जी छोड़ देगा, आगे जाएगा और एक कोलिजन, और थोड़ी एनर्जी छोड़ देगा। मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली थोड़ी 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 एनर्जी वो कंटिन्यूअसली छोड़ता रहेगा। इसलिए वह उस केस में जो फोटोन या फिर जो रेडिएशंस इमिट होंगे वो बनेंगे एक्सरेज। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन भारी होंगे। भारी होंगे मतलब कैसे होंगे, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमें मालूम है ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट होते हैं। पहले ऑर्बिट में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करते हैं, तीसरे ऑर्बिट में भी 2 4 है, ऐसे एज्यूम करते हैं। पहले ऑर्बिट को बोला जाता है के, दूसरे को एल, तीसरे को एम। तो क्या होगा देखो, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा, अभी जो कूलिज ट्यूब में इधर इस फिलामेंट से एक्सलेट हुए निकला था, एकदम फॉर्म में था, विशेष नव्हता, वो क्या करता है, इधर उधर कोलाइड होता नहीं, उसका ध्यान स्पेसिफिक होता है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, उसका ड्रीम जो भी है वो डिसाइडेड होता है, उसको वही दिखता है, वो इधर उधर देखता ही नहीं है। और आके क्या करता है, डायरेक्टली ये के शेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां से निकाल के फेंकता है, खुद भी इधर उधर चला जाता है। देखो क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन है जिनका ड्रीम एम स्पेसिफिक है, वो इधर उधर कोलाइड नहीं होंगे, देखेंगे भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो डिसाइड हुआ है वहीं पे जाना है। इसलिए वो क्या करेंगे, आएंगे उधर से, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को ओवरकम करेंगे, एंड उसको ओवरकम करके वो आएगा और इसको ये फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के फेंक देगा, इसको निकाल के फेंक देगा और खुद भी इधर उधर चला जाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जब इसको निकाल के फेंक दिया, तब की केस में उसकी जो एनर्जी है वो रुक जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा लेकिन वो रुक जाएगा। तो उसकी जो इंस्टेंट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी 0 बन गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी के 0 बनने के प्रोसेस में उसको वो लाइट में कन्वर्ट कर ही रहा था, उसके टाइम में क्या हुआ, उसी इन बिटवीन क्या हुआ, ये वैकेंट स्पेस चलता नहीं है, ये एटॉमिक स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करता है ना, यहाँ पे वैकेंट स्पेस फिल करना पड़ता है। इसलिए ये एल सेल वाला एक आधा इलेक्ट्रॉन देखता है कि नहीं, अंदर कोई तो ड्रिल बना रहा है, चलेगा नहीं, एटॉमिक स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर ये एल सेल एक आधे इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि तू अब क्या कर, इधर से इधर चला जा। और इलेक्ट्रॉन, जैसे बोर के थर्ड पोस्टुलेट में हमने देखा था, व्हेन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट इमिट्स एनर्जी। तो यहाँ पे यल सेल से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इसका वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए, तो ये भी एनर्जी लेवल कम होगा और ये भी एनर्जी इमिट करेगा। तो इस इंस्टेंट पे ये है इतनी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कि इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड ये जब ग्राउंड स्टेट में जा रहा है इसकी एनर्जी दोनों कंबाइन होके लाइट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में निकलती है, एंड इनकी जो इंटेंसिटी वो एकदम ट्रिमेंडसली हाई बन जाती है, एंड इसी को अपन बोलते हैं एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। क्या बोलते हैं, एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। अब कंडीशन क्या है, देखो आगे की बातें एकदम ध्यान से सुनो, कि हमने बोहर के एनर्जी स्पेक्ट्रम में देखा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के बाद इमिट होने वाली एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। यानी एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो गया तो वहां पे इमिट होने वाली वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी वो चेंज होती है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो वहां पे इमिट होने वाली वेवलेंथ है, एनर्जी है या फिर फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। यानी कि इस टाइप के ट्रांजिशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इमिट होगा वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। वही एलिमेंट है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को हम वेरीफाई करेंगे। और यही बात को ध्यान में रखते हुए आपके केमिस्ट्री का जो मोस्ले है उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली हर एक एलिमेंट की
कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की थी। एंड उसको डिटरमाइन करने के बाद ये रिलेशन का यूज करके उसने क्या किया था, जेड को कैलकुलेट किया था हर एक एलिमेंट के, एंड इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको रख दिया था। और फिर उनको रखने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको पीरियोडिक टेबल बोला गया। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पीरियोडिक टेबल का बेस है वो मोस्टली नहीं बनाया था। ठीक है, तो बाकी बातें केमिस्ट्री की आपको मालूम है, लेकिन हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो बेसिकली मोस्टलेस लॉ बोला जाता है इसको। एंड यही इक्वेशन है जिसका यूज करके इसने हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करके पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, कहां से, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे से। अब एकदम सिंपल बात है, देखो कि अगर के शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकला था इसलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को के बोला है। अगर उसका वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यल से आ रहा है तो वो के अल्फा बनेगा। अगर यल राजी नहीं है, नहीं नहीं मैं मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे पास चाहिए, तो बेचारा यम वाला क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ता है। तो अगर यम वाला इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो उसको बोला जाता है के बीटा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, लेकिन वो के बीटा बना। लेकिन यल भी नहीं बोल रहा है, यम भी नहीं बोल रहा है, और यहाँ पे और एक ऑर्बिट है के एल एम एन वाला, तो उस केस में ये एन वाला या फिर यंत वाला कोई भी ऑर्बिट अगर वहां पे एनर्जी दे रहा है तो अल्फा बीटा ये बनेगा गामा। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के अल्फा के बीटा के गामा हर एक एलिमेंट में डिफरेंट होते हैं। कभी कभी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका ध्यान भटक गया, मूड चेंज हो गया, अभी के वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं इमिट करेगा, अगर वो एल वाले ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो वो ये यल अल्फा, यल बीटा, यल गामा ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर वो यम ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो यम अल्फा, यम बीटा ऐसे बनेंगे। लेकिन ये यल अल्फा, यम अल्फा ये पॉसिबल नहीं होते प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बस के की केस पॉसिबल होती है जिसमें के अल्फा, के बीटा एंड के गामा होते हैं। और इस प्रोसेस में इमिट होने वाले जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, 1/लैम्ब्डा इक्वल्स टू z माइनस बी का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमें यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे थोड़े से सिमिलर जो एक्सप्लेन किए थे बाय नील्स बोहर रेडिएशंस के फॉर्मूले, उसके सिमिलर फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज। इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन मोस्टलेस लॉ कैसे आ गया, ये भी यहाँ पे बातें एक्सप्लेन हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करनी है या फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे जो डिफरेंट इक्वेशंस दिए इनका यूज करते हैं। अभी इस सीक्वेंस में बस दो लास्ट पॉइंट बचे हैं रिलेटेड टू एक्सरे। इसमें कंडीशन होती है कि सपोज कोई भी एक मटेरियल दिया है और यहाँ पे इंसिडेंट होने वाले एक्सरे की इंटेंसिटी आई नॉट है और यहाँ से निकलने वाला आई है, एंड इसकी विड्थ अगर एक्स है तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ म्यू इंटू एक्स, वेयर म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन आपको दिया गया, ये विड्थ दी गई, तो हम यहाँ पे आई कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जो यहाँ पे पास होने वाली है। ठीक है, सर्वेश ए बी जो है वो कांस्टेंट है, वो गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो म्यू बना कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो इतनी बातें रिलेटेड टू एक्सरे। फिर वो ब्रैग्स लॉ है जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा। अगर किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर से एक्सरे अगर डिफ्रैक्ट होता है तो उसके डिफ्रैक्शन के लिए हम ये कंडीशन जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में यूज कर चुके हैं वही है 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाँ संस्कृति, सर्वेश नहीं संस्कृति थी, ए एंड बी कांस्टेंट है बेटा, वो आपको गिवन एक्सपेरिमेंट में दिए जाएंगे। ठीक है, सो ये बन गया ऑल अबाउट एक्सरे, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरे। एंड एक्सरे के खत्म होने से हमारा 11th प्लस 12th एनसीईआरटी का जो स्टार्ट से है, सेमीकंडक्टर तो हुआ था फिर से हो जाएगा, तो यहाँ पे 12th एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आता है ऑप्टिक्स,
ड्यूअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिविटी, देन एक्सरेज, ये सारी बातें इन डिटेल बहुत टाइम देके बहुत ज्यादा स्कोर करके कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक सेक्शन का शुरू करेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर। कौन सा शुरू होने वाला है? सेमीकंडक्टर। तो आपको उससे पहले क्या है, फिर से रेडियो एक्टिविटी की वर्कशीट मिलेगी, इसके ऊपर टेस्ट देनी है। देन कल संडे है, तो कल के दिन हमारा लेक्चर नहीं होगा, कल जो है लेक्चर को ऑफ रहेगा।